हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 66 के साथ हाजिर हूँ। गॉड लेवल की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था विमिंग अपनी सोल रिफाइनिंग बेल को यूज करता है, जिसकी वजह से जू जियो मारा जाता है और उसके डैड जू गोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने पास एक छोटी सी अंगीठी निकालते हैं और विमिंग से कहते हैं, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे पता है कि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा है जो तुम्हें मार सकता है। और साथ ही उनकी उस अंगीठी के अंदर से कुछ धुआं सा निकलता है। मास्टर जू चिल्लाकर कहते हैं, हम अपने एंसेस्टर्स को बुलाते हैं, प्लीज हमारे फोरफादर यहाँ पर आए और इस लड़के को हरा दें। और साथ ही एक जबरदस्त एनर्जी वेव निकलती है। विमिंग और गू डाओ भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, अब यहाँ पर क्या होने वाला है, आखिर मास्टर जू क्या कर रहे हैं। वी किंग अपने ग्रैंडपा से पूछता है, ग्रैंडपा क्या आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। जनरल वी सोच रहे होते हैं, जितनी पावर इसके अंदर से निकल रही है, मुझे लगता है कि ये अपने फोरफादर को यहाँ पर बुला रहे हैं। और फिर वहाँ पर आसमान से पिंक कलर की इलेक्ट्रिसिटी गिरती है और उस इलेक्ट्रिसिटी के धुएं के हटने के बाद वहाँ पर एक बूढ़ा हंटर अपीयर होता है। जैसे ही वो बूढ़ा हंटर वहाँ पर अपीयर होता है, विमिंग उसके पावर लेवल को जांच लेता है और कहता है, ये तो अपने एम्परर रैंक की पीक पर है, यानी कि ये बहुत ही जल्दी गॉड लेवल का हंटर बनने वाला है। मास्टर जू जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उस बूढ़े हंटर यानी अपने फोरफादर से कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंसेस्टर कि आप यहाँ पर आ गए। लेकिन फोरफादर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और उसे गले से पकड़कर ऊपर उठा लेते हैं और कहते हैं, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलवाया, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे यहाँ पर मत बुलाना। मास्टर जू उनसे कहते हैं, ये सामने जो लड़का खड़ा है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने तो मेरे बेटे को भी मार दिया है, इसलिए मुझे आपको यहाँ पर बुलाना पड़ा। फोरफादर उससे कहते हैं, अगर तुम एक लड़के को नहीं हरा सकते तो तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो सकते। मैं ये बात कैसे मान लूं कि तुम मेरी फैमिली का एक हिस्सा हो। और साथ ही फोरफादर उसे पीछे की तरफ फेंक देते हैं और कहते हैं, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। वी किंग फिर से अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा क्या आपको पता है, क्या आप इस बूढ़े को जानते हैं। ग्रैंडपा उसे कोई भी जवाब नहीं देते, जबकि फोरफादर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, वी बॉय ये तो तुम हो, कितने सालों के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम तो बूढ़े हो चुके हो, पहले तुम एक छोटे से बच्चे हुआ करते थे। जनरल वी उनसे कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैं आपसे दोबारा मिल पाया, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि आप अभी तक जिंदा होंगे। लेकिन आप अभी तक जिंदा कैसे हैं? फोरफादर जनरल वी से कहते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें मुझे देखकर खुशी हुई है। ग्रैंडपा वी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। फोरफादर उसे कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे डीमन सिटी को वापस लेने के लिए नहीं आया, तुम उस पर राज कर सकते हो। उसके मुकाबले में ये नया शहर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, मैं इस नए शहर पर हुकूमत करूंगा। विमिंग उसे कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम्हें ये नया शहर बहुत ज्यादा पसंद आया है। फोरफादर उसे कहते हैं, मैं पिछले कई सालों से अपने शहर से बहुत ज्यादा दूर रहा हूँ। पहले मैं एक सिटी लॉर्ड हुआ करता था, अब जबकि मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मुझे ये शहर बहुत ज्यादा पसंद आया है, मैं इसी शहर का लॉर्ड बनूंगा। फोरफादर जनरल वी से कहते हैं, वी बॉय क्या तुम्हें इससे कोई मसला है, मैं स्टार सिटी का लॉर्ड बन सकता हूँ। जनरल वी भी काफी ज्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं, इस फोरफादर को तो ये नया शहर बहुत ज्यादा पसंद आ गया है, अब हम लोग क्या करेंगे। जनरल वी फोरफादर से कहते हैं, मैं इस नए शहर का लॉर्ड नहीं हूँ, अगर आप इस नए शहर का रूलर बनना चाहते हैं तो आपको किसी और से पूछना होगा, मुझसे नहीं। फोरफादर गुस्से के साथ उसे कहते हैं, मैंने बस तुमसे इतना पूछा है कि तुम मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं, इसके अलावा जवाब देने की जरूरत नहीं। जनरल वी से कहते हैं, ठीक है मैं आपको बताता हूँ, मुझे आपकी बात मंजूर नहीं है, मैं डिसएग्री करता हूँ। जबकि विमिंग हंसना शुरू कर देता है और फोरफादर से कहता है, तुम्हें ये मेरा नया शहर चाहिए तो इसके लिए तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। फोरफादर विमिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तो कभी अभी इस लड़के ने मेरी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, जब मैंने वी बॉय को यही ऑफर दी थी तो इसने इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं किया था। ये लड़का तो अपने एम्परर रैंक में अभी अभी दाखिल हुआ है, लेकिन इसकी हिम्मत तो देखो, ये मुझे चैलेंज कर रहा है जो कि अपने एम्परर रैंक की पीक पर है। जू फैमिली के हंटर्स भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, ये लड़का तो बहुत ही हिम्मत वाला है जो हमारे फोरफादर की बात को नहीं मान रहा, लगता है कि इस लड़के को मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है, चलो फिर देखते हैं हमारे फोरफादर इस लड़के को किस तरह मारते हैं। फोरफादर जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और विमिंग से कहते हैं, अब जबकि तुम मेरे खिलाफ हो तो तुम्हें जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं, मुझे जो चीज चाहिए होती है वो मैं ले लेता हूँ। विमिंग भी अपनी स्केलेटन गन को निकालता है और ड्रैगन एक्स को यूज करता है और अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करते हुए एक बड़ा सा ड्रैगन बना लेता है। जनरल वी और उनके पोते भी पीछे की तरफ धकेले जाते हैं और कहते हैं, विमिंग की स्पिरिट एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, इसकी पावर और इसका ऑरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जनरल वी कहते हैं, अगर इन दोनों में इसी तरह फाइट चलती रही तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ मारे जाएंगे।
जनरल वी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, जितने भी हंटर्स आए होते हैं, उन सब से कहते हैं जितने भी हंटर्स फाइट नहीं कर सकते वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि वो सब लोग यहाँ पर मारे जाओगे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त बैटल होने वाली है। फिर वो सारे लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। फोरफादर बिमिंग के उस ड्रैगन की तरफ देखते हैं और कहते हैं इस लड़के के पास तो कुछ मैजिकल स्किल्स हैं, लगता है इसके पास काफी अच्छे स्किल्स हो सकते हैं, इसीलिए ये मेरे सामने इतना ज्यादा भड़क रहा है। बिमिंग अपने ड्रैगन को उनकी तरफ आगे बेचते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है। फोरफादर उसे कहते हैं हालांकि तुम्हारी ये ड्रैगन टेक्निक बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ पावर की कमी है। एक तरफ से तो बिमिंग का ड्रैगन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, दूसरी तरफ से बिमिंग जल्दी बहुत ही स्पीड के साथ फोरफादर के पीछे आ जाता है और जैसे ही वो अपनी स्केड्यूल गन के साथ फोरफादर के ऊपर अटैक करने लगता है, फोरफादर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और अपना एनर्जी से बना हुआ बड़ा सा बुद्धा निकाल लेते हैं, जो कि बिमिंग पर अटैक करके उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। बिमिंग भी पीछे हट जाता है और कहता है ये बूढ़ा डॉग तो इतना भी बुरा नहीं है, ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वी किंग अपने ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा, लगता है कि बिमिंग इस बूढ़े का मुकाबला नहीं कर सकता, वो बूढ़ा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या हमें आगे बढ़कर इसका साथ देना चाहिए? ग्रैंडपा वी से कहते हैं नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि बिमिंग कमजोर है तो ये तुम्हारी गलती है, उसकी टेक्निक्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर वो थोड़ी देर के लिए उसके सामना नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि बिमिंग कमजोर है। मुझे इस वक्त बिमिंग और इसकी फाइट में इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं जितनी इसमें है कि मुझे लगता है कि कोई हम पर नजर रखे हुए है। वीटियन ग्रैंडपा से कहता है लेकिन कौन हम पर नजर रखे हुए है, कहाँ से? जनरल वी डीमन फॉक्स से कहते हैं क्या तुम दोनों ने भी इस बात को नोटिस किया कि कोई हम पर नजर रखे हुए है? बूढ़ा फॉक्स उसे कहता है मैंने इस पूरे सिटी के अंदर डिटेक्टर्स लगाए हुए हैं, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी सिग्नल नहीं मिला, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कोई हमारे पर नजर रखे हुए है। मास्टर जैंग कहते हैं इस शहर में तुमने बहुत सारे डिटेक्टर्स लगाए हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं भी उन सारे डिटेक्टर्स को पार करके यहाँ तक सेफली पहुँच सकता हूँ। जो भी बंदा हम पर नजर रखे हुए है अगर वो इस जू के साथ मिल गया तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। जनरल वी भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हाँ ये बहुत बड़ा मसला हो सकता है अगर वो आकर फोरफादर के साथ मिल जाता है। बिमिंग फिर से अपने उसी ड्रैगन वाले मूव को यूज करता है और ग्रैंडपा पर अटैक करता है। जू फैमिली के जितने भी हंटर्स वहाँ पर खड़े होते हैं फोरफादर से कहते हैं फोरफादर अपना ध्यान रखें, ये लड़का फिर से आप पर अटैक करने वाला है। जबकि एक साथ वाला हंटर उसे कहता है तुम्हें हमारे फोरफादर के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, तुमने देखा नहीं लास्ट अटैक की वजह से हमारे फोरफादर के तो कपड़े भी नहीं फटे, उनके पर कोई भी चोट नहीं आई। किस तरह उस लड़के की तरफ तो देखो, ग्रैंडपा ने अभी उस पर अटैक भी नहीं किया, फिर भी उस बेचारे के कपड़े फट चुके हैं, उसके ऊपर स्क्रैचेस आए हैं। बिमिंग तीसरी बार फिर से अपने उसी सेम मूव को यूज करता है, उसी ड्रैगन वाले मूव को। फोरफादर कहते हैं इसका मूव जो जितनी बार भी यूज करता है पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन चाहे इसके पास कितनी भी स्ट्रेंथ क्यों ना हो ये मुझे नहीं हरा सकता। और साथ ही वो अपने इर्द गिर्द एक बड़ी सी शील्ड बना लेते हैं। फोरफादर की शील्ड बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, बिमिंग का ड्रैगन उसकी शील्ड को नहीं तोड़ पाता। बिमिंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जबकि जनरल वी और बाकी के जितने भी हंटर्स वहाँ पर खड़े होते हैं वो सारे भी ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। बिमिंग का ड्रैगन उनकी शील्ड को तोड़ने के चक्कर में खुद ही टुकड़े टुकड़े हो जाता है। फोरफादर उसे कहते हैं लड़के तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं अगर तुम मेरी जू फैमिली को ज्वाइन कर लेते हो और मेरे एक सबऑर्डिनेट बन जाते हो। मैं इस शहर का सिटी लॉर्ड बनने के बाद तुम्हें अपना वाइस सिटी लॉर्ड बना लूंगा। इस शहर का वाइस सिटी लॉर्ड बनने में तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा है, तुम मेरे साथ मिलकर बहुत ही आगे तक जा सकते हो। जू फैमिली के पैट्रियार्च अपने फोरफादर से कहते हैं फोरफादर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप इसे सिटी लॉर्ड क्यों बनाना चाहते हैं, कहीं आप पागल तो नहीं होगे, इसने हमारे यंग मास्टर को मारा है। फोरफादर उन सब की तरफ घूर कर देखते हैं और कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, तुम सब लोग इस लायक नहीं हो कि मेरे फैसले पर सवाल उठा सको, इसलिए चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जू फैमिली के हंटर्स फोरफादर से कहते हैं लेकिन हम लोग इसे माफ कैसे कर सकते हैं, ये हमारा दुश्मन है, इसने हमारे यंग मास्टर को मारा है, आप इसको ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं और आप इसे वाइस सिटी लॉर्ड भी बनाना चाहते हैं। फोरफादर उसे कहते हैं तो इसमें बड़ी बात कौन सी है, अगर ये मेरी बात मान लेता है और जब वाइस सिटी लॉर्ड बन जाता है तो इसका मतलब ये हमारा गुलाम बन जाएगा, मैं इसे जो भी ऑर्डर्स दिया करूंगा ये इन ऑर्डर्स को फॉलो करेगा, क्योंकि सिटी लॉर्ड तो मैं हूँगा। ये बात सुन के जू फैमिली के हंटर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मास्टर की बात तो बिल्कुल ठीक है, हम इसे अपना गुलाम बना लेंगे क्योंकि ये वाइस सिटी लॉर्ड होगा और आप सिटी लॉर्ड होंगे। फिर वो बिमिंग से कहते हैं बिमिंग हमारे मास्टर ने तुम्हारे पर एहसान किया है, जल्दी से इस बात को मान लो और इनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। बिमिंग उनकी बातें सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहता है तुम सब लोग जो कि यहाँ पर चुप कर इस सारे शो को एंजॉय कर रहे हो जल्दी से बाहर निकल आओ, मुझे पता है कि तुम लोग यहीं पर हो, यहाँ बाहर आकर सब कुछ क्यों नहीं देख लेते। फोरफादर भी बिमिंग की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या यहाँ पर कोई और भी है, लेकिन मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ, इस लड़के ने फाइटिंग के दौरान ही ऐसे कैसे महसूस कर लिया कि यहाँ पर कोई और भी है जो छुपकर हमें देख रहा है।
वहीं पर ब्लैक पकोडा की मैनेजर जिंग सुसु निकलती है, जिसके साथ ब्लैक पकोडा के मास्टर भी होते हैं, जिसको बिमिंग ने पीटा था और कहा था कि जिंग सुसु को लेकर आओ। जिंग सुसु बिमिंग से कहती है, मैंने तो तुम्हें बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, इसीलिए तो तुम हमारे ब्लैक पकोडा से डरते नहीं हो और हमारे ब्लैक पकोडा के एक मास्टर को भी जख्मी कर दिया। वहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं सारे उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये ब्लैक पकोडा वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पता नहीं अब ये हमारे खिलाफ है या फिर हमारे साथ है। ब्लैक विडो जिंग सुसु की तरफ देखती है तो जिंग सुसु से घूर कर देखती है। ब्लैक विडो काफी ज्यादा घबरा जाती है। जिंग सुसु बिमिंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है और फादर सोच रहे होते हैं, इस लड़के ने अपनी पावर्स मेरे सामने शो नहीं करवाई, ये लड़का मेरे सामने जख्मी होने का नाटक कर रहा है, मुझे लगता है कि इसकी पावर इससे ज्यादा है जितनी इसने मुझको शो करवाई है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 66 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 67 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बिमिंग फाइट करते करते रुक जाता है और कहता है, तुम सब लोग जो कि यहाँ पर चुप कर देख रहे हो बाहर आ जाओ। वहाँ पर जिंग सुसु होती है जो कि ब्लैक पकोडा की मैनेजर है। जिंग सुसु भी बाहर निकल आती है, जबकि फोरफादर ये सोच रहे होते हैं, ये लड़का हमारी फाइट के दौरान इनको यहाँ पर कैसे सेंस कर सकता है, जबकि मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि ये लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आखिर ये लड़का अपनी पावर को छुपा क्यों रहा है। ब्लैक पकोडा के मास्टर ली आगे बढ़ते हैं और बिमिंग से कहते हैं, तुमने हमारी मैनेजर जिंग सुसु को यहाँ पर बुलवाया था, अब जल्दी से बताओ तुम्हें इनसे क्या कहना है। तुम्हारी वजह से जिंग सुसु को यहाँ पर आना पड़ा है। अब ये मत कहना कि तुम इतने ज्यादा डर गए हो और तुम बात भी नहीं कर सकते। बिमिंग मास्टर ली से कहता है, मुझे लगता है कि इसी वजह से ली ट्राइब वालों ने आपको अपने घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि आपका मुंह बहुत ज्यादा चलता है और आप बकवास बातें करते हैं। तुम्हें तुम्हारे ट्राइब से निकाल दिया गया। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं तो खुदकुशी कर लेता। मास्टर ली उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मास्टर ली उसे कहते हैं, पहले मैंने तुम्हें जो ऑफर की थी कि हमें नए शहर की आधी इंडस्ट्रीज चाहिए और तुम्हें 20% देंगे, अब जबकि हमारी लॉर्ड जिंग सुसु यहाँ पर आ चुकी हैं, तो अब तुम्हें वो आधी भी नहीं मिलेंगी। हम तुमसे सारी की सारी इंडस्ट्रीज छीन लेंगे और तुम्हें वो 20% भी नहीं देंगे। फोरफादर आगे बढ़ते हैं और ब्लैक पकोडा वालों से कहते हैं, तो ब्लैक पकोडा वाले दोस्त यहाँ पर बिजनेस की बात करने के लिए आए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग यहाँ पर कितने % लेने के लिए आए हैं, आपको कितने % इंडस्ट्रीज में हिस्सा चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं। जिंग सुसु फोरफादर से कहती है, हमें 80% चाहिए, हम लोग 20% तुम्हें देंगे, जितना भी हमें प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा होने वाला है और इसके अलावा हम लोग तुम्हारे पॉलिटिकल मैटर्स में बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर सिर्फ बिजनेस करेंगे। जनरल वी और जनरल जैंग दोनों ही उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इसे हमारी सारी इंडस्ट्रीज का 80% चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा है, हम इसे नहीं दे सकते। फोरफादर उसे कहते हैं, जब मैं इस सिटी का सिटी लॉर्ड बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें 80% देने को तैयार हूँ, मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जिंग सुसु से कहती है, तुम्हारी कौन सी कंडीशन है, जल्दी से बताओ। फोरफादर उसे कहते हैं, अब जबकि हम लोग इस सिटी के प्रॉफिट को आधा आधा बांट रहे हैं, तो फिर यहाँ पर सिर्फ मुझे ही सारा काम क्यों करना पड़ रहा है। तुम्हें भी अपनी पावर्स को शो करवाना होगा और इस लड़के को हराने में मेरी हेल्प करो। जिंग सुसु से कहती है, हमारा भी शुरू से यही प्लान था, हम लोग भी यहाँ पर फाइट करने के लिए ही आए हैं। मैं सिटी लॉर्ड बनने में तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। फोरफादर से कहते हैं, चलो फिर बताओ तुम्हारी क्या कंडीशन है। वो विमिंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मुझे ये लड़का जिंदा चाहिए। फोरफादर उसे कहते हैं, चलो फिर ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, आ जाओ मिलकर इसका सामना करते हैं। फोरफादर अपने पास से एक छड़ी निकाल लेते हैं और विमिंग से कहते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ी देर पहले तुमने अपनी पावर्स को हाइड किया हुआ था, तुम अपनी फुल पावर्स मुझे शो नहीं करवा रहे थे। अब जबकि ब्लैक पकोडा वाले मेरे साथ मिल चुके हैं, तो मैं देखता हूँ तुम कितनी देर तक अपनी पावर्स को छुपा कर रखते हो। जिंग सुसु वहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं उन सब से कहती है, अब ये फाइट ब्लैक पकोडा और बिमिंग के दरमियान में है, अगर तुम में से कोई भी आगे बढ़ा तो उन सब का हाल भी वही होगा जो कि हम लोग बिमिंग का करने वाले हैं। वो सारे छोटे हंटर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ब्लैक पकोडा वालों से पंगा नहीं ले सकते, ब्लैक पकोडा वाले बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। मास्टर जैंग जनरल वी से कहते हैं, जनरल वी अब आप बताएं हम लोग क्या करेंगे। जनरल वी उसे कोई भी जवाब नहीं देते। बिमिंग हंसते हुए उन दोनों से कहता है, तो तुम सब लोग मिलकर मुझ पर अटैक करना चाहती हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सब लोग इस लायक हो कि मुझे हरा सको। बिमिंग उनसे कहता है, अब जबकि तुम लोग मेरी पावर्स को देखना चाहती हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पावर्स दिखाई देता हूँ।
और साथ ही वो चिल्लाकर कहता है ब्रेक थ्रू, यानी कि बीमिंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए वहीं पर अपने आप को लेवल अप करने की कोशिश करता है। फोरफादर भी इसे देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं ये किस किस्म का मॉन्स्टर है जो कि फाइटिंग के दौरान अपने आप को लेवल अप करने की कोशिश कर रहा है। लेवल अप करने के लिए तो बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत होती है और बैठ कर कल्टीवेट करने की जरूरत पड़ती है। जनरल वी कहते हैं मैं जब भी लेवल अप के लिए बैठता हूँ तो मैं कोई ऐसी जगह देखता हूँ जहाँ पर मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। ये लड़का तो वाकई में एक मॉन्स्टर है जो कि इन सब के सामने फाइटिंग के दौरान अपने आप को लेवल अप कर रहा है। मैं तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। फोरफादर जल्दी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने लेवल अप होने दूंगा? नहीं, मैं तुम पर अटैक करने वाला हूँ। साथ ही फोरफादर ऊपर की तरफ जंप करते हुए बिमिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। बिमिंग उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है इस फैसले को तुम ले सकते हो? ये मेरा फैसला है, मैं इस सिटी का सिटी लॉर्ड हूँ। मैंने कहा मैं लेवल अप हो रहा हूँ तो मैं लेवल अप होऊंगा। साथ ही बिमिंग अपनी स्केल्टर गन को ऊपर की तरफ करते हुए फिर से उस पर अटैक करता है। इस बार बिमिंग का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जो कि सीधा जाकर फोरफादर को लगता है और फोरफादर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। फोरफादर भी इस बार काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं इसने तो मेरे मुंह को ऑफेंड कर लिया और साथ ही मुझे पीछे की तरफ गिरा भी दिया। ब्लैक पकोडा के सारे हंटर्स भी ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं ये लड़का तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला, इसने तो थोड़े ही समय में अपने आप को इंटरमीडिएट लेवल पर ले गया है। अब ये एम्परर रैंक के इंटरमीडिएट लेवल पर है, यानी कि इसने लेवल अप कर भी लिया है। बिमिंग उन सब से कहता है तुम्हारे पास जितनी थोड़ी सी पावर है, तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे इस नए शहर में आकर मेरे साथ पंगा ले सकते हो? साथ ही बिमिंग अपनी स्कैटर गन को जमीन पर मारता है और अपने एक और स्किल को एक्टिवेट करता है। गूडाओ कहता है वो देखो जरा उसके स्पीयर के कलर की तरफ तो देखो, उसके अंदर से रेड कलर की एनर्जी निकलना शुरू हो गई है। और साथ ही बिमिंग अपने स्पीयर को फोरफादर की तरफ आके फेंक देता है, लेकिन फोरफादर बड़ी आसानी के साथ उसके स्पीयर के अटैक को डॉज कर लेते हैं और उसे कहते हैं तो क्या हुआ, तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है, अगर तुम्हारा निशाना ठीक नहीं तो तुम किसी काम के नहीं हो। लेकिन उसी वक्त बिमिंग का स्पीयर पीछे से घूमकर वापस मास्टर की तरफ आ जाता है। फोरफादर जल्दी से अपनी स्टाफ को सामने करते हुए उसको ब्लॉक करते हैं, लेकिन वो उसके स्पीयर को रोक नहीं पाते, जिसकी वजह से वो स्पीयर उसके बाजू के अंदर दंस जाता है और वो भी पीछे दीवार के साथ चिपक जाते हैं। बिमिंग का स्केलेटल गन क्योंकि सोल पावर को चोरी कर सकता है, जैसे वो उसके बाजू के अंदर लगता है वो साथ साथ उसके ब्लड और उसकी सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। फोरफादर का बाजू सुकड़ना शुरू हो जाता है। ब्लैक पकोडा के लोग जिंग सुसु से कहते हैं इसका स्पीयर तो ब्लड को एब्जॉर्ब कर सकता है, जरा उसके हाथ की तरफ तो देखो, उसका हाथ सुकड़ता जा रहा है। जिंग सुसु भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये लड़का अपने एम्परर रैंक के इंटरमीडिएट पर है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे जैसे एम्परर पीक लेवल के हंटर्स के साथ मुकाबला कर सकता है। सुसु के साथी उसे कहते हैं टावर लॉर्ड अब बताएं हम लोग क्या करेंगे, जबकि जिंग सुसु बिमिंग की तरफ देखकर यही सोच रही होती है आखिर ये लड़का है कौन और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। फोरफादर जो कि दीवार के साथ चिपके होते हैं, बिमिंग का स्पीयर जो कि उसके बाजू के अंदर दंसा हुआ है और उसके ब्लड को एब्जॉर्ब कर रहा है। बिमिंग चुटकी भी जाता है और अपने स्पीयर से कहता है वापस आ जाओ। बिमिंग का स्पीयर वहाँ से निकलकर वापस बिमिंग के हाथ में आ जाता है। बिमिंग उन सब से कहता है अगर तुम में से किसी के पास इतनी हिम्मत है जो कि मुझे चैलेंज कर सके तो फिर सामने आओ, फिर देखता हूँ मैं कौन किस काबिल है। मास्टर ली जिंग सुसु से कहते हैं मास्टर अब हम लोग क्या करें, हमारे लिए क्या ऑर्डर्स हैं? जिंग सुसु से कहती है अपने सारे लोगों को लो, हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं, हम सब लोग मिलकर भी इसको नहीं हरा सकते, ये लड़का काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं नहीं चाहती कि हमारे सारे लोग यहाँ पर मारे जाएं। मास्टर लियो से कहते हैं ठीक है हम लोग यहाँ से चलते हैं। जबकि दूसरी तरफ जू फैमिली के कुछ हंटर्स आके बढ़ते हैं और फोरफादर के बाजू पर पट्टी बांध देते हैं। जिंग सुसु उसके पास आती है और कहती है फोरफादर अब आपकी चोट कैसी है, जख्म ज्यादा गहरे तो नहीं? फोरफादर जिंग सुसु से कहते हैं इस लड़के की स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है, लेकिन इसके पास जो मैजिकल वेपन्स हैं ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर इससे हम लोग ये छीन ले और इसकी ये सीक्रेट टेक्निक्स भी हम इससे ले लें तो हमारी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जिंग सुसु उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है ये बुड्ढा शायद पागल हो चुका है, इसका हाथ इतना ज्यादा जख्मी है और फिर भी ये बिमिंग के साथ पंगा लेने की सोच रहा है और उससे उसकी टेक्निक्स छीनने का सोच रहा है। सुसु बिमिंग की तरफ देखती है तो बिमिंग वहाँ पर बहुत ही बोर हुआ खड़ा होता है। सुसु कहती है आखिर ये लड़का है कौन? जिंग सुसु फोरफादर से कहती है क्या अभी भी तुम्हारे पास कोई ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है, क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों मिलकर इसको हरा सकते हैं? फोरफादर उसे कहते हैं नहीं मेरे पास ऐसी कोई स्ट्रेंथ नहीं बची, हम दोनों ही अपने एम्परर की पीक लेवल पर हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों मिलकर इसको नहीं हरा पा रहे। ये लड़का अभी अपने एम्परर लेवल के इंटरमीडिएट रैंक पर है, लेकिन ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिर्फ अपने स्केलेटल गन की वजह से है, इसका स्केलेटल गन बहुत ज्यादा हास है।
मेरे पास इसके हाथ से इसके स्केलेटल गन को छीनना है। जिंग सुसु से कहती है तो फिर तुम्हारा प्लान क्या है? फोरफादर उसे कहती है तुम्हारा काम है बस इसको डिस्ट्रैक्ट करके रखना और पीछे से मैं इस पर अटैक करूंगा। मुझे लगता है कि अपनी स्केलेटल गन के बिना ये कुछ भी नहीं है, मैं इसके ऊपर अटैक करके इसको हरा सकता हूँ। हम दोनों मिलकर इसका सामना करते हैं। जिंग सुसु फोरफादर से कहती है क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ नजर आती हूँ? तुम चाहते हो कि मैं जाकर इसका ध्यान भटकाऊं? तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तुम जाकर इसका ध्यान भटकाओ और मैं इसके ऊपर अटैक करती हूँ। अगर हम दोनों अटैक करने में कामयाब रहे हमारी पहले वाली डील कैंसिल हो जाएगी। हम सिर्फ इंडस्ट्री का 50% लेंगे और 50% शेयर तुम्हें दिया करेंगे। ये बात सुन के फोरफादर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे को घूर घूर कर देखते हैं क्योंकि उन दोनों में से कोई भी बिमिंग का ध्यान भटकाने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहता। जनरल वी बिमिंग से कहते हैं बिमिंग क्या अब हम सब लोगों को भी फाइट में शामिल हो जाना चाहिए? हम लोग इन्हें मार पीट कर यहाँ से निकाल देते हैं। बिमिंग कहता है नहीं, हम लोग इन्हें यहाँ से नहीं निकाल सकते। बिमिंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है ये दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इनको यहाँ से जाने नहीं दे सकता, ये मेरे बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। बिमिंग अपने कुछ हंटर्स से कहता है जाओ और जाकर सिटी के जितने भी गेट्स हैं सभी को बंद कर दो, किसी को भी यहाँ से निकलने मत देना। और साथ ही शहर के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सिटी गेट्स हैं। वहाँ पर कुछ लोग जो कि गेट पर खड़े हैं उनके पास ऑर्डर्स आते हैं कि सिटी लॉर्ड बिमिंग ने कहा है कि गेट को क्लोज कर दो, कोई भी इन गेट से बाहर नहीं जाना चाहिए। गेट पर जो गार्ड्स खड़े होते हैं वो जल्दी से गेट्स को बंद कर देते हैं। ब्लैक पगोडा का मेंबर जो कि वहाँ गेट्स के पास खड़ा होता है वो भागता हुआ सिटी हॉल में आता है और ब्लैक पगोडा की जिंग सुसु से कहता है मास्टर बहुत ही बुरा हुआ, सिटी लॉर्ड ने गेट्स बंद करवा दिए हैं, हम लोग बाहर नहीं जा सकते। फोरफादर बिमिंग से कहते हैं तो तुम यहाँ पर हमें बंदी बनाकर रखना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि तुम हमें यहाँ पर हैंडल कर सकती हो? अगर तुम हमें यहाँ से नहीं जाने दोगे तो हम अपनी पावर्स को अनलीश करेंगे और तुम्हारे इस पूरे के पूरे शहर को तबाह कर देंगे। जिंग सुसु आगे बढ़ती है और बिमिंग से कहती है चेन बिमिंग सिटी गेट्स को ओपन करवा दो, हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ दोबारा कभी भी पंगा नहीं लेंगे और हो सकता है कि शायद फ्यूचर में हम लोग तुम्हारे साथ बिजनेस भी कर सके। बिमिंग उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मेरा शहर कोई गार्डन है जहाँ पर तुम अपनी मर्जी से आ जा सकते हो? तुम लोग यहाँ पर आए अपनी मर्जी से थे लेकिन जाओगे यहाँ पर मेरी मर्जी से। और यहीं पर हमारी एपिसोड 67 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? गार्ड लेवल के एपिसोड 68 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बिमिंग अपने सिटी के गेट्स को क्लोज करवा देता है ताकि उनमें से कोई भी बाहर न जा पाए। जिंग सुसु से कहती है अगर तुम हमें यहाँ से जाने नहीं दोगे तो हम लोग इस पूरे सिटी को बर्बाद कर देंगे, तुम क्या हमें यहीं पर रोका रखना चाहते हो? बिमिंग उसे कहता है ये मेरा शहर तुम्हारा कोई गार्डन नहीं है जहाँ पर तुम अपनी मर्जी से आ जा सकती हो। यहाँ पर तुम लोग आए में अपनी मर्जी से थे लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। जिंग सुसु से कहती है तो फिर तुम हमसे क्या चाहती हो? तुम्हें हमसे क्या चाहिए? हमें यहाँ पर क्यों रोक रखा है? बिमिंग उसे कहता है ये तो बहुत ही आसान है, अगर तुम लोग इस शहर को छोड़कर जाना चाहती हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, जितना भी सामान अपने साथ लेकर आए हो, उस सब को यहीं पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। और अगर अपना सामान नहीं छोड़ना चाहते तो मेरे साथ फाइट करो और मुझे हराकर यहाँ से चले जाओ। ये बात सुनते ही जिंग सुसु और उसके साथी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बिमिंग उनको दिन दिहाड़े लूटने की कोशिश कर रहा है। बिमिंग उन दोनों से कहता है मैंने तुम दोनों को रास्ता दिखा दिया है, अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इस रास्ते पर कैसे चलना चाहते हो। फोरफादर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं हालांकि मैं अपने एम्परर रैंक की पीक पर हूँ लेकिन फिर भी इस लड़के ने मेरे हाथ को जख्मी कर दिया और मैं इसके हाथों मार खाकर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मेरे लिए इतनी बेइज्जती कम थी, ऊपर से अब ये लड़का हमें ब्लैकमेल कर रहा है और हमें लूटने की कोशिश कर रहा है। जिंग सुसु बिमिंग से कहती है क्या तुम श्योर हो कि तुम ऐसा करना चाहते हो? बिमिंग उसे कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मैं श्योर हूँ कि मेरा वेपन तुम्हें मार सकता है। अगर तुम मेरे वेपन के हाथों मरना नहीं चाहती तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ निकाल कर यहाँ पर रख दो। जिंग सुसु से कहती है ठीक है, हम तुम्हें सारा सामान दे देते हैं लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने फैसले पर पछताओगे नहीं। जिंग सुसु अपने साथियों से कहती है तुम्हारे पास जितना भी सामान है सारा इसको दे दो। वो सारे भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने पास से जितना भी सामान होता है वो बिमिंग को दे देते हैं। जू गांग आगे बढ़ते हैं और अपने पैट्रियार्च यानी फोरफादर से कहते हैं हम लोग क्या करें? फोरफादर उसे कहती हैं तुम्हें दिखाई नहीं देता, जल्दी से तुम्हारे पास जितना भी सामान है वो सारा निकाल कर इस लड़के को दे दो। नेक्स्ट सीन कुछ देर के बाद का दिखाते हैं, वो सारे उनके पास जितना भी खजाना होता है वो सारा निकाल कर वहाँ पे रख देते हैं। जिंग सुसु आगे बढ़ती है और बिमिंग से कहती है जो तुमने कहा वो हमने कर दिया, हमने अपना सारा कुछ यहाँ पर रख दिया है जो भी हमारे पास था, अब तुम्हें अपने अल्फाज को पूरा करना है। तुमने कहा था तुम हमें जाने दोगे, चलो अब जल्दी से सिटी गेट्स को ओपन करो, हमें यहाँ से जाना है। बिमिंग उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अपने अल्फाज को पूरा करूंगा,
मैं अपनी सिटी गेट्स को ओपन करवा देता हूँ, तुम लोग जा सकते हो। मास्टर ज़ैंग आगे बढ़ते हैं और बिमिंग से कहते हैं, मास्टर चैन, मुझे नहीं लगता कि इन सबको जिंदा छोड़ना हमारे लिए सेफ हो सकता है, ये वापस आकर हम पर अटैक कर सकते हैं। बूढ़ा फॉक्स भी बिमिंग से कहता है, मुझे लगता है कि इन दोनों मास्टर्स को यहीं पर मार देना चाहिए, क्योंकि ये एम्परर रैंक की पीक पर है। अगर इन दोनों को तुमने मार दिया कि फैमिली के छोटे मोटे लोग हमसे बदला लेने के लिए नहीं आएंगे। साथ ही वो बूढ़ा फॉक्स अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जू फैमिली के सारे हंटर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। जू गॉन्ग अपने फोरफादर से कहता है, ये लोग तो हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, अब हम लोग क्या करें। फोरफादर भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और बिमिंग से कहते हैं, तुमने कहा था कि तुम हमें यहाँ से जाने दोगे, अब क्या तुम हम सबको मारने वाले हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो हम भी फाइट करेंगे। जिंग सुसु बिमिंग से कहती है, अच्छा बताओ अब तुम्हें और क्या चाहिए? बिमिंग उसे कहता है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। वो दोनों ही ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। बिमिंग उन दोनों से कहता है, मुझे इस नए शहर के करीब कुछ रुइंस मिले हैं और वो रुइंस बहुत ज्यादा असली हैं। मुझे लगता है कि तुम दोनों को उन रुइंस के अंदर जो खजाना है उसमें इंटरेस्ट होगी। फोरफादर उसे कहते हैं, तुमने थोड़ी देर पहले हमारे पास जितना भी खजाना था वो सारा हमसे लूट लिया, हमें नहीं लगता कि तुम हमें किसी रुइंस के बारे में बताओगे, तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। बिमिंग उनसे कहता है, मुझे उन रुइंस के अंदर से जितना भी खजाना मिलेगा वो मैं अपने दोस्तों के साथ बांटूंगा। अगर तुम लोग मेरे साथ जाना चाहते हो उन रुइंस को एक्सप्लोर करने के लिए, तो तुम मेरे साथ मेरे घर पर आकर बात कर सकते हो। जिंग सुसु फोरफादर से पूछती है, तुम इस बारे में क्या कहते हो? फोरफादर उसे कहते हैं, हम लोग इसके साथ जाकर बात तो कर ही सकते हैं, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर फाइट नहीं करनी, सिर्फ बात करनी है तो चलो चल के बात करते हैं, लेकिन हमें फिर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, कहीं ये लड़का हमें धोखा देकर हमें पकड़ने की कोशिश न करे। बिमिंग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। जिंग सुसु कहती है, क्या तुम हम सबको पकड़ने वाले हो? लेकिन साथ ही वो फोरफादर से कहती है, इसने तो हमें पहले से ही बंदी बना रखा है, ये हमें इस शहर से बाहर नहीं जाने देगा, तो इसमें क्या डिफरेंट है कि ये हमें पकड़कर किसी कोठरी में डाल दे। फोरफादर उसे कहते हैं, तो फिर तुम क्या कहना चाहती हो? जिंग सुसु कहती है, हम लोग इसके साथ जाते हैं और जाकर इसकी बात सुनते हैं और देखते हैं कि ये हमें धोखा देता है या फिर सच बोल रहा है। फिर वो सब लोग नए सिटी के मीटिंग हॉल में चले जाते हैं। सारे मास्टर्स वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। जिंग सुसु बिमिंग से कहती है, वो रुइंस कहाँ पर है? बिमिंग उसे बताता है, हमारे इस नए शहर के बहुत ज्यादा करीब। जनरल वी उनसे कहते हैं, मैंने इस बात को कंफर्म किया है, वो रुइंस बिल्कुल ओरिजिनल है। मुझे पहले लगा था कि ये झूठ है, यहाँ पर कोई रुइंस कैसे हो सकते हैं? मास्टर ज़ैंग भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, इसीलिए बिमिंग यहाँ पर एक सिटी बनाना चाहता था, क्योंकि इसे पता है कि यहाँ पर कुछ असली रुइंस हैं। फोरफादर जल्दी से खड़े हो जाते हैं और बिमिंग से कहते हैं, अगर यहाँ पर वाकई में कोई रुइंस है तो मुझे लगता है कि तुम हमें फ्री में नहीं बताओगे, जल्दी से बताओ तुम्हारी कंडीशंस क्या हैं? बिमिंग उसे कहता है, मास्टर आप तो कुछ बहुत ज्यादा ही सोच रहे हैं। हाँ ये बात ठीक है कि मैं फ्री में नहीं बता रहा, क्योंकि मैं अकेले उन रुइंस को एक्सप्लोर नहीं कर सकता और ना ही हमारे नए शहर में इतनी ज्यादा पावर है और ना ही हमारे पास इतने ज्यादा लोग हैं। लेकिन आप दोनों के पास बहुत सारे लोग भी हैं और स्ट्रेंथ भी है, आप लोगों के साथ मिलकर मैं उन रुइंस को क्लियर कर सकता हूँ। वैसे भी हम दोनों के दरमियान में इतना बड़ा कोई झगड़ा तो है नहीं, हम दोनों हाथ मिला सकते हैं और उन रुइंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, खजाना आधा आधा होगा। फोरफादर और सुसु थोड़ी देर के लिए एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फोरफादर सोच रहे होते हैं, क्या वाकई में इस नए शहर के करीब कुछ ऐसे रुइंस हैं जिनको नए शहर के लोग एक्सप्लोर नहीं कर सकते? ये लड़का हालांकि खुद बहुत ज्यादा पावरफुल है, फिर ये उन रुइंस को क्लियर क्यों नहीं कर सकता? जिंग सुसु बिमिंग से पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि उन रुइंस के अंदर जो उसका मास्टर है वो किस राम का है, यानी उसका पावर लेवल क्या है? बिमिंग उनसे कहता है, वो एक गॉड लेवल का हंटर है। ये बात सुनते ही वहाँ पर जितने भी मास्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या कहा? वो एक गॉड लेवल का हंटर है? फिर हम लोग वहाँ पर जाकर रुइंस को कैसे क्लियर करेंगे? छोटे हंटर्स भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जनरल भी बिमिंग से कहते हैं, क्या वाकई में वहाँ पर एक गॉड लेवल का हंटर है? बिमिंग उनसे कहता है, मैं तुम लोगों से झूठ क्यों बोलूंगा, मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ, वो वाकई में एक गॉड लेवल का हंटर है। मुझे पहले तो इतना ही पता है, अगर हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो इस बात को कंफर्म भी कर सकते हैं कि वो गॉड लेवल का है या नहीं। जनरल भी कहते हैं, अगर वाकई में वहाँ पर एक गॉड लेवल का हंटर उसका मास्टर है जो कि उसकी रखवाली कर रहा है, तो इसका मतलब उन रुइंस के अंदर कुछ ऐसा खजाना है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा कीमती भी हो सकता है। जनरल भी कहते हैं, अगर वो रुइंस इतनी ज्यादा खास है तो वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स भी हो सकते हैं और उन ट्रैप से निकलना इतना आसान नहीं है, इसलिए बिमिंग इन दोनों को अपने साथ मिलाना चाहता है। जिंग सुसु बिमिंग से कहती है, चलो फिर ठीक है, तुम्हारी ये बात मुझे मंजूर है, अब मुझे बताओ हम लोग रुइंस में से मिलने वाले खजाने को आपस में कैसे बांटेंगे? बिमिंग उनसे कहता है, 80% मेरा और 20% तुम्हारा होगा। फोरफादर काफी गुस्सा हो जाते हैं और बिमिंग से कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हमारी मदद के बिना तो तुम उन रुइंस के अंदर जा भी नहीं सकते, अगर हम लोग तुम्हारी हेल्प ना करें तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। 80% बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल से तो 60-40% ठीक है, 60% हमारा और 40% तुम्हारा। बिमिंग उसे कहता है, मुझे तुम्हारी ये कंडीशन मंजूर नहीं है, अगर तुम्हें लगता है कि हम लोग उन रुइंस को एक्सप्लोर नहीं कर सकते
तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारे पास इतने ज्यादा हंटर्स तो नहीं, लेकिन मुझे एक शहर का पता है जहाँ पर बहुत सारे एम्परर रैंक के हंटर्स हैं। मैं उन सभी को हायर कर सकता हूँ, पैसे देकर उनसे इन रूइंस को क्लियर करवा सकते हैं, तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी। जिंग सुसु बीमिंग से कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम बाहर से कुछ हंटर्स को हायर करोगे तो वो तुम्हारा सारा खजाना लूट कर ले जाएंगे, क्योंकि उन बाड़े के टैटू पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जबकि तुमने बता दिया है कि वो रूइंस इस नए शहर के बहुत ज्यादा करीब है, तो हम लोग डार्क पगोडा वाले खुद ही जाकर उन रूइंस को क्लियर कर सकते हैं, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। बीमिंग उन दोनों से कहता है, हाँ तुम दोनों जाकर ढूंढ सकते हो। वैसे भी इस नए शहर के इर्द गिर्द हजारों किलोमीटर का जंगल है और पहाड़े हैं। हो सकता है कि तुम लोग सालों तक इस जंगल में भटकते रहो और तुम्हें उन रूइंस के बारे में ना पता चले कि उन रूइंस के इंटरेस्ट कहाँ पर है। बीमिंग उन दोनों से कहता है, अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें 10% और दे सकता हूँ। 70% मेरा होगा, 30% तुम्हारा होगा। अगर तुम्हें इतना मंजूर है तो फिर मेरे साथ काम करो, नहीं तो यहाँ से जा सकते हो। सुसु और फोर फादर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सुसु कहती है, चलो ठीक है, हमें मंजूर है, बताओ हमें जाना कब है। बीमिंग उन दोनों से कहता है, हम लोग कल सुबह सुबह निकलेंगे, मैं तुम्हारे सोने के लिए बंदोबस्त करता हूँ। लोग आज रात इसी नए शहर में गुजारोगे, कल सुबह सुबह हम लोग उन रूइंस की तरफ निकलेंगे। उनके वहाँ से चले जाने के बाद मास्टर ज़ैंग कहते हैं, ब्रदर चैन, तुम्हें नहीं लगता कि इन दोनों के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल है? ये लोग 30% लेने पर मान तो गए हैं, लेकिन जब वक्त आएगा तो ये हमसे हमारा सारा खजाना छीन सकते हैं। बीमिंग मास्टर ज़ैंग से कहता है, हमारे पास इस सब के बारे में सोचने का इतना वक्त नहीं है, हमें तो ये सोचना है कि हमें उन रूइंस के अंदर से सारे के सारे खजाने को निकालना कैसे है। तुम दोनों को इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरे पास पहले से एक प्लान है, मैंने एक प्लान सोच रखा है। जनरल वीयू से कहते हैं, अब जबकि सिटी लॉर्ड ने कह दिया है कि उसके पास प्लान है तो ठीक है, हम लोग शांत रहते हैं। फोर फादर सुसु से पूछते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि ये लड़का भरोसे के लायक है? ये हमें 30% देगा। सुसु मास्टर से कहती है, मुझे लगता है कि वो लड़का बिल्कुल सच बोल रहा है, वो हमें 30% देगा। अगर उसने हमें सिर्फ धोखा देना होता तो हमें ज्यादा ऑफर करता, लेकिन वो लड़का बहुत ज्यादा होशियार है, इसलिए रूइंस के अंदर जाने के बाद हमें बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा। हो सकता है कि वो एक ट्रैप बिछाकर हमें किसी ट्रैप में फंसा ले। अगले दिन सुबह सुबह टू गॉन्ग नए शहर की गलियों में घूम रहे होते हैं। वहाँ पर बहुत सारे हंटर्स जो कि शॉपकीपर्स हैं, वो खड़े बातें कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, यहाँ पर नए शहर में हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। वहाँ पर जब हमारे पुराने शहर में थे, वहाँ पर हमें इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता था, क्योंकि आधा प्रॉफिट तो हमारे सिटी लॉर्ड ले जाते थे। वहाँ पर ज्यादातर बिजनेस तो ब्लैक पगोडा वाले कर जाते थे। अब जबकि यहाँ पर कोई ब्लैक पगोडा नहीं है, तो हम लोग बहुत सारी चीजों को बेच सकते हैं। ये सब कुछ हमारे नए सिटी लॉर्ड चैन बीमिंग की वजह से हुआ है। हम लोग तो उसे हर जगह पर फॉलो करेंगे, वो जहाँ भी जाएगा। जबकि मास्टर जू को बीमिंग की तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मास्टर जू कहते हैं, पर मुझे कोई चांस मिलने दो, मैं इस चैन बीमिंग को नहीं छोड़ने वाला। टू फैमिली का एक हंटर आगे बढ़ता है और मास्टर गॉन्ग से कहता है, मास्टर गॉन्ग, आपको क्या लगता है हमारे फोर फादर वाकई में 30% लेने को राजी हो गए हैं और उसके दोस्त बन गए हैं? लेकिन उस लड़के ने हमारे यंग मास्टर को मारा था, क्या वो ये सब कुछ भूल चुके हैं? ये तो हमारी फैमिली के नाम पर एक दब्बा है, हम लोग उसी लड़के के साथ हाथ मिला रहे हैं जिसने हमारे यंग मास्टर को मारा है। मास्टर गॉन्ग उसे कहते हैं, तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम हमारे एंसेस्टर के फैसलों पर सवाल उठा सको। उन्होंने कुछ सोच समझ कर ये फैसला लिया होगा। मास्टर गॉन्ग कहते हैं, और मेरे बेटे की मौत का बदला तो मैं जरूर लूंगा, ये मसला यहीं पर खत्म नहीं होगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 68 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? गॉड लेवल के एपिसोड 69 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हम लोगों ने देखा था कि मास्टर जू अपने कुछ लोगों के साथ बाजार में निकलते हैं, नए शहर के बाजार में, जहाँ पर सारे लोग बातें कर रहे होते हैं कि बीमिंग बहुत ज्यादा अच्छा है, नया सिटी लॉर्ड हमारा इतना ज्यादा अच्छा है कि उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। उन सब की ये सारी बातें सुनकर मास्टर जू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि मास्टर जू के बेटे को बीमिंग ने मारा है। इस वजह से वो उससे काफी ज्यादा गुस्सा है। वो लोग चलते हुए जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उन्हें सामने गूडा, उसका कजिन और साथ ही स्नोबॉल और छोटा पिगी दिखाई देते हैं। जू फैमिली के हंटर अपने पैट्रियार्च से कहते हैं, मास्टर जू, ये लोग तो गू फैमिली से हैं, यानी कि ये लोग बीमिंग के फॉलोअर्स हैं। हमने हमेशा इन दोनों को बीमिंग के साथ ही देखा है और इन दोनों के साथ बीमिंग के बैटल स्पिरिट भी हैं, वो छोटा कॉटन बॉल जिसने हमारे हेलहाउंड को मारा था। मास्टर जू उन सब की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं, मैंने सुना है कि बीमिंग हमारे एंसेस्टर के साथ यानी कि फोर फादर के साथ उन रूइंस के अंदर जाने वाला है, उनके अंदर से खजाना लाने के लिए। लेकिन कल रूइंस में जाने के लिए अगर उसका पेट और उसके फॉलोअर्स उसके साथ नहीं होंगे तो फिर वो वहाँ पर क्या कर पाएगा? अगर हम लोग इनको यहीं पर गायब कर देते हैं तो कल बीमिंग क्या लेकर जाएगा?
मास्टर जू जल्दी से आगे बढ़ते हैं। स्नोबॉल जो कि पिगी के ऊपर बैठी होती है और पिगी आगे आगे चलता हुआ जा रहा होता है। मास्टर जू उस पिगी को किक मारते हैं जिसकी वजह से पिगी और स्नोबॉल दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। गुडाओ भी चिल्लाकर स्नोबॉल का नाम पुकारता है, जबकि उसका कजन ये सोच रहा होता है कि जू फैमिली वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जानबूझकर हमारे साथ मसला क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टर जू हंसते हुए कहती है, क्या मैंने किसी को अभी भी किक मार दी? मुझे लगता है कि शायद कोई छोटा कीड़ा मेरे पाँव के साथ टकरा गया है। मास्टर जू के हंटर साथी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, हमने तो कुछ भी नहीं देखा, शायद कोई छोटा कीड़ा होगा। दूसरे वाला कहता है, अगर कोई कीड़ा आपके पाँव के नीचे आ गया है तो ये तो उसके लिए बहुत ही इज्जत की बात है। गुडाओ उन सबसे कहता है, तुम सब लोगों ने ये हरकत करके अपनी मौत को दावत दी है। लेकिन उसी वक्त कजिन आगे बढ़ता है और उसे रोक देता है और कहता है, हम लोग इनके साथ यहाँ पर मसला क्रिएट नहीं कर सकते, ये लोग तो जानबूझकर ऐसा करना चाहते हैं और वैसे भी हम इनके साथ फाइट नहीं कर सकते, ये अपने एम्परर लेवल पर हैं और हम दोनों अभी तक हाई लेवल के हंटर्स हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे सिटी लॉर्ड यानी कि बिमिंग ने इनके एंसेस्टर के साथ एक डील की है, वो सब लोग मिलकर रुइंस के अंदर जाने वाले हैं ताकि वहाँ से हसाना ला सके। इसलिए अगर हम लोग यहाँ पर फाइट करेंगे तो बॉस बिमिंग के फैसले पर सवाल उठेगा। मास्टर जू उन दोनों से कहते हैं, लगता है कि तुम स्टार सिटी वाले यहाँ पर काफी ज्यादा मुनाफा कमा रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कुछ एम्प्टी शॉप्स हमें दे दो, हम जू फैमिली वाले भी यहाँ पर बिजनेस करेंगे। गुडाओ से कहता है, अगर हमारे पास कोई एम्प्टी शॉप्स होंगी भी तो हम तुम्हें नहीं देंगे, यहाँ से दफा हो जाओ। कजिन आगे बढ़ता है और मास्टर जू से कहता है, मास्टर जू मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में कह रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ। मैं आसपास पूछ सकता हूँ कि अगर कोई दुकानें खाली हैं तो आपको दे सकते हैं, लेकिन हमारी गू फैमिली की शॉप्स अगर खाली भी हैं तो वो भी हम आपको नहीं देंगे। वो हंटर्स उन्हें इशारा करते हुए कहते हैं, तुम्हारी ये शॉप्स बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं, तुम अपनी ये शॉप्स हमारे साथ शेयर कर सकते हो, हमारी जू फैमिली वाले इनमें अपना बिजनेस करेंगे। दूसरा वाला कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं हमारे मास्टर जू एम्परर लेवल के हंटर हैं, अगर तुम लोग हमसे फाइट करना चाहोगे तो तुम लोग हार जाओगे, इसलिए चुपचाप ये शॉप्स हमारे हवाले कर दो। गुडाओ उनकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है। साथ ही गुडाओ उनकी बेइज्जती करते हुए कहता है, तुम सब लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, तुम सब लोगों को जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कल हमने तुम्हारे यंग मास्टर को मार डाला था, उसके बाद भी तुम लोग अपना मुंह उठाकर यहाँ पर चले आए हो। अपने बेटे की मौत वाली बात का सुनकर मास्टर जू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, अभी अभी क्या तुमने कहा, दोबारा से कहकर दिखाओ। गुडाओ मास्टर जू से कहता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम सब लोग अपने आप को कोई बहुत बड़ी फैमिली समझते हो, तुम सब समझते हो कि तुम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, हालांकि तुम्हारे पास सिर्फ एक फोरफादर है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो भी हमारे बिमिंग के सामने कुछ भी नहीं। इसलिए अगर तुम्हें इस गली में कुछ शॉप्स चाहिए तो जाओ जाकर हमारे बॉस यानी कि बिमिंग के सामने उनके तलवे चाटो, क्या पता वो तुम्हें कुछ शॉप्स दे दे। मास्टर जू गुडाओ से कहते हैं, तुम तो अभी बहुत ज्यादा यंग हो, इस तरह की बकवास तुम्हें नहीं करनी चाहिए, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है तो आओ चलकर हम लोग फाइट करते हैं और देखते हैं कि हम में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन जीतता है, देख लेंगे कौन किस काबिल है। लेकिन हम लोग तुम्हारे इस बॉस चैन बिमिंग के शहर में फाइट नहीं कर सकते, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बॉस का शहर डिस्ट्रॉय हो जाए। गुडाओ से कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो बाहर चल के फाइट करते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जबकि उसके कजिन को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये गुडाओ करना क्या चाहता है, ये इसके साथ फाइट तो कर नहीं सकता, फिर ये इसके साथ फाइट करने के लिए जा क्यों रहा है। तो वो शहर से बाहर चले जाते हैं। एक तरफ गुडाओ होता है जबकि दूसरी तरफ मास्टर जू खड़े होते हैं। मास्टर जू से कहते हैं, तुम्हें तो बहुत ज्यादा शुक्र मनाना चाहिए कि तुम आज मेरे हाथों से मरने वाले हो। गुडाओ मास्टर जू से कहता है, मुझे लगता है कि सिर्फ तुम्हें बकवास करना आता है, अपना मुंह बंद करो और चलो अपने हाथों से फाइट करते हैं। मास्टर जू आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तुम तो बहुत बड़े बदतमीज हो, चलो फिर मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। और साथ ही वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने स्पिरिट बीस्ट को बुला लेते हैं। मास्टर जू का जो स्पिरिट बीस्ट है वो उस हेल हाउंड का फादर है जो कि मास्टर जू के बेटे के पास था। जैसे ही वो उसे डॉग बीस्ट इंसेस्टर कहकर पुकारते हैं, कजिन और गुडाओ दोनों ही ये नाम सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अब ये कौन सा स्पिरिट बीस्ट है। लेकिन गुडाओ के कजिन को सारी बात समझ आ जाती है। वो गुडाओ से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि ये कौन से वार बीस्ट को बुलाने वाला है, ये डॉग इंसेस्टर को बुलाने वाला है, यानी कि कल जिस बच्चे को हमने मारा था ये उसका फादर होने वाला है। जैसे ही मास्टर अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने उस हेल हाउंड को बुलाने लगते हैं, उसी वक्त कजिन चिल्लाकर कहता है, लगता है कि ये जिस वार बीस्ट को बुलाने वाला है वो एम्परर डीमन लेवल पर है, हम दोनों मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और साथ ही मास्टर जू अपने डॉग बीस्ट इंसेस्टर को बुला लेते हैं और एक बड़ा सा डॉग उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है।
हेल हाउंड मास्टर जू से कहता है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलवाया है, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। मास्टर जू अपना नौटंकी वाला मूड चालू करते हैं और उसके सामने घुटने टेक कर रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं पाया। गूडा और उसका कजन से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आज यहाँ पर हो क्या रहा है, इस बुड्ढे ने ड्रामा करना क्यों शुरू कर दिया। हेल हाउंड भी उससे पूछता है, मास्टर जू जल्दी से बताओ क्या हुआ है, तुमने ऐसा क्या कर दिया है। मास्टर जू और भी ज्यादा रोना शुरू कर देते हैं और हेल हाउंड से कहते हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बेटे को बचा नहीं पाया। और साथ ही वो स्नोबॉल की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, तुम्हारे उस छोटे हेल हाउंड को इस स्नोबॉल ने मार डाला है। हेल हाउंड ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या इसने मेरे बेटे को मार डाला जो मेरी जगह लेने वाला था। मास्टर जू कहते हैं, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, इसी छोटे से कॉटन बॉल ने तुम्हारे बेटे को मारा है और इसके मालिक ने कहा था कि अगर तुम इससे बदला लेने के लिए आते हो तो वो तुम्हें मार डालेगा, तुम्हारी हड्डियों को चूरा बना देगा, तुम्हारे गोश्त का कीमा बनाकर उसका सूप बनाएगा। गूडाओ अपने कजन से कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा गलत होने वाला है क्योंकि इसने अपना नौटंकी मूड चालू किया हुआ है, तुम जल्दी से जाओ और बॉस चैन बीमिंग को बुला कर लाओ। कजिन उसे कहता है, और तुम क्या करने वाले हो। गूडाओ अपने कजिन से कहता है, मैं इन्हें यहाँ पर रोक कर रखता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे आने तक किसी को कोई नुकसान न पहुँचे। कजिन उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम ऐसा कब से सोचने लग गए। गूडाओ से कहता है, असुरा बैटल ग्राउंड में जब हम लोग गूजों को बचाने के लिए गए थे, वहाँ पर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपनी फैमिली का बनने वाला हूँ, तो मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना होगा, मुझे भी कुछ मेहनत करना होगी, मैं हमेशा खतरों से भाग नहीं सकता। कजिन उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, लगता है कि ये बच्चा बड़ा हो चुका है, अब ये फाइनली फैमिली का हेड बन सकता है। गूडाओ जो कि पहले बहुत ही सीरियसनेस में बातें कर रहा था, वो साथ ही रोना शुरू कर देता है और कहता है, मैं यहीं पर रुकूंगा और इस हेल हाउंड से माफी की भीख मांगूंगा कि शायद ये हमारी जान को बख्श दे जब तक तुम यहाँ पर नहीं आ जाते। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, असुरा बैटल ग्राउंड से वापस आने के बाद मैंने अपनी एक्टिंग पर बहुत ज्यादा काम किया है, मैंने बहुत मेहनत की है, अब मेरी एक्टिंग काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है, मैं इसके सामने एक्टिंग करके अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करूंगा, तुम जल्दी से ब्रदर बीमिंग को लेकर यहाँ पर आ जाना। कजिन उसकी बातें सुनने के बाद और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो गू फैमिली के नाम पर एक धब्बा है, मुझे पूरी कोशिश करनी है कि ये कभी भी गू फैमिली का फ्यूचर हेड ना बने क्योंकि इससे बड़ा बेवकूफ तो दुनिया में कोई होगा ही नहीं। हेल हाउंड मास्टर जू की सारी बात सुनने के बाद फिर भी चिल्लाकर कहता है, तुम में से किसने मेरे बेटे को मारा है। मास्टर जू ने तुम्हें बता ही दिया है कि किसने मारा है, तो फिर पूछने का क्या फायदा। मास्टर जू से फिर से इशारा करते हुए कहते हैं, इस व्हाइट कॉटन बॉल ने तुम्हारे बेटे को मारा है, आगे बढ़ो और इसे मार डालो। वो हेल हाउंड उन दोनों को घूर कर देखता है, वो छोटा पिगी बेचारा बहुत ज्यादा डर जाता है, स्नोबॉल के पीछे छुपने की कोशिश करता है, तब कि स्नोबॉल उस हेल हाउंड को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। हेल हाउंड आगे बढ़ता है और स्नोबॉल से कहता है, क्या वाकई में तुमने मेरे बेटे को मारा है। मैं तुमसे सिर्फ एक बार और लास्ट बार पूछ रहा हूँ, क्योंकि वो मॉन्स्टर डॉग उनके बहुत ज्यादा करीब होता है। बेचारा पिगी और भी ज्यादा डर जाता है कि स्नोबॉल उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि स्नोबॉल के जहन में सिर्फ एक ही चीज आ रही होती है, गोश्त का एक बड़ा सा टुकड़ा। और साथ ही स्नोबॉल के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाती है। हेल हाउंड भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर इस छोटे कॉटन बॉल का मसला क्या है, मुझे देखकर इसके मुंह से लार क्यों टपक रही है। हेल हाउंड उसे कहता है, मुझे लगता है कि शायद तुम अपनी जगह भूल रहे हो, मैं हेल का किंग हूँ, तुम एक सिर्फ छोटे से कीड़े हो। और साथ ही हेल हाउंड अपने मुंह से हेल फायर निकालता है और वो स्नोबॉल और छोटे पिगी के ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है। गूडाओ और उसका कजन चिल्लाकर स्नोबॉल का नाम पुकारते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते। गूडाओ का कजन कहता है, मैं जल्दी से बॉस बीमिंग को बुलाकर लाता हूँ, तुम यहीं पर रुको। गूडाओ अपने कजन से कहता है, यहीं पर रुको, मेरी बात सुनो। वो उसे कहता है, क्या हुआ। गूडाओ कहता है, मुझे जाने दो, मैं बॉस बीमिंग को बुलाकर लाता हूँ, तुम यहाँ पर रुको। क्योंकि गूडाओ उस बीस्ट की पावर को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। कजिन उसे कहता है, लेकिन थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था कि तुम मुझे जाने दोगे, तुम यहीं पर रुकोगे। गूडाओ उसे कहता है, अगर बॉस की बैटल स्पिरिट उसका सामना नहीं कर सकती, उस बीस्ट मॉन्स्टर को नहीं मार सकती, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर कितनी देर तक टिक पाऊंगा। मैं यहाँ पर मरने नहीं वाला, मैं बॉस बीमिंग को बुलाकर लाता हूँ, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इसे रोक कर रखो। अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारे नाम की बहुत सारी अगरबत्तियां जलाऊंगा ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सके। और साथ ही वो वहाँ से भाग जाता है। गूडाओ का कजन उस हेल हाउंड की तरफ देखता है और कहता है, अब मैं क्या करूँ, मैं तो यहाँ पर अकेला रह गया, मैं इसका सामना भी नहीं कर सकता। और यहीं पर हमारी एपिसोड 69 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग स्नोबॉल और हेल हाउंड की फाइट देखेंगे कि इन दोनों में से कौन जीतेगा और कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 70 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था स्नोबॉल और हेलहाउंड दोनों के दरमियान में फाइट शुरू होने वाली है। गूडाओ अपने कजिन को वहाँ पर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और कहता है मैं बिबिंग को बुला कर लाता हूँ, लेकिन तब तक तुम यहाँ पर जिंदा रहने की कोशिश करना, लेकिन अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारे नाम की बहुत सारी अगरबत्तियाँ जलाऊंगा। हेलहाउंड ने पिछली एपिसोड में स्नोबॉल के ऊपर अपने मुँह से हेल फायर फेंकी थी। हेलहाउंड स्नोबॉल से कहता है अगर तुम्हारा कीमा ना बना हुआ या फिर तुम जलकर हाक ना हो गई हुई तो कम से कम अगली बार तुम नहीं बचोगी। लेकिन उस हेलहाउंड के अटैक की वजह से स्नोबॉल के ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं होता। वो उसकी तरफ देखता और कहता है लगता है कि इस किंग ने तुम्हें बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वो हेलहाउंड अपने मुंह में फिर से एक एनर्जी बॉल बनाता है और स्नोबॉल से कहता है लगता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसी वजह से मेरा सक्सेसर तुम्हारे हाथों में मारा गया, यानी मेरा बेटा तुम्हारे हाथों से मारा गया। लेकिन देखते हैं कि तुम मेरी पावर को कब तक बर्दाश्त कर पाती हो। वो अपने मुंह से हेल फायर छोड़ता है जो कि स्नोबॉल के पीछे लग जाती है। स्नोबॉल ऊपर की तरफ जंप करती है तो वो हेलहाउंड उस हेल फायर को ऊपर की तरफ फेंकता है, जबकि स्नोबॉल उसे डॉज करते हुए नीचे की तरफ आ जाती है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। हेलहाउंड उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे फिजिकल अटैक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि मेरी बॉडी को इफेक्ट कर पाएंगे। स्नोबॉल जैसे उसके पेट पर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचती है, हेलहाउंड अपना पंजा मारकर स्नोबॉल को पीछे की तरफ फेंक देता है। स्नोबॉल जैसे पीछे जाकर ग्राउंड पर गिरती है, गिरते साथ ही स्नोबॉल की पूरी बॉडी आइस में कवर हो जाती है क्योंकि उसने हेल फायर का यूज किया है। हेल फायर की वजह से उसकी बॉडी हेल आइस में कवर हो जाती है। कजिन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो गया, फायर की वजह से कोई फ्रीज कैसे हो सकता है। मास्टर जू से कहते हैं बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम्हें नहीं पता कि हेल फायर आम फायर से बहुत ज्यादा अलग होती है। जब कभी तुम्हारी बॉडी के ऊपर हेल फायर इफेक्ट करती है तो तुम्हारी बॉडी जलने की बजाय उसी वक्त जम जाती है, तुम्हारी अंदर तक हड्डियां भी जम जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द होता है और फौरन तुम्हारी मौत हो जाती है। मास्टर जू हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मैंने बिमिंग के वार बीस्ट को मार डाला जिसने मेरे बेटे को मारने में बहुत ज्यादा हेल्प की थी। कजिन चिल्लाते हुए मास्टर जू से कहता है मास्टर जू आपको अपने इस पेट को रोकना होगा। आपको नहीं लगता कि आपके मास्टर और हमारे मास्टर के दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो दोनों इकट्ठे रूइंस में जाने वाले हैं। अगर आपका पेट यहाँ पर उसकी वार बीस्ट को मार देता है तो बिमिंग इसके ऊपर क्या रिएक्ट करेगा, आपको अपने मास्टर को भी जवाब देना पड़ेगा। मास्टर जू हंसते हुए उससे कहते हैं हमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमारे हेलहाउंड के बेटे को कॉटन बॉल ने मारा था। इस हेलहाउंड ने अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया इस छोटे से कॉटन बॉल को मारकर, इसलिए इसका हिसाब बराबर हो चुका है। अगर तुम्हें इसके लिए किसी को ब्लेम करना है तो तुम्हें इस कॉटन बॉल को ब्लेम करना चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम है। अगर ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती तो ये हमारे इस हेलहाउंड को हरा सकती थी। अगर ये हमारे हेलहाउंड को मार देती है तो मुझे इसमें कोई मसला नहीं। फिर तुम्हें इस पेट के मरने पर इतना ज्यादा अफसोस क्यों हो रहा है। कजिन मास्टर जू से कहता है तुम तो बहुत बड़े कमीने हो, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। जबकि स्नोबॉल की तरफ दिखाते हैं जो कि उस आइस के अंदर जमी हुई है। छोटा पिगी भी उसके पास ही खड़ा होता है। छोटा पिगी गुस्से के साथ हेलहाउंड की तरफ देखता है और अपनी पावर्स को रिलीज करता है। हेलहाउंड स्नोबॉल की तरफ देखकर हंसना शुरू कर देता है और कहता है ऐसा पहली बार हुआ है कोई मेरी आइस के अंदर हिल रहा है, नहीं तो मैं जिसके ऊपर भी अपनी हेल आइस को यूज करता हूँ वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। उसकी बॉडी हमेशा के लिए इस आइस में कैद हो जाती है और वो कभी भी नहीं निकल पाता। हेलहाउंड स्नोबॉल से कहता है तुम्हारे पास बहुत सारे डिफेंसिव स्किल हैं, तुम्हारी पावर भी काफी ज्यादा है, एक बार मैं तुम्हें खा लूं मेरी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, शायद मैं ब्रेक थ्रू करके अपने गॉड लेवल पर चला जाऊं। छोटा पिगी उसी वक्त अपनी पावर्स को यूज करते हुए बड़ा पिगी बन जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है। हेलहाउंड उसकी तरफ गुस्से से देखता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर स्नीक अटैक करने की, और साथ ही वो अपनी हेल फायर को यूज करते हुए छोटे पिगी पर अटैक कर देता है। छोटा पिगी उसी के एक ही अटैक से ढेर हो जाता है। वो उसके ऊपर अपना पाँव रख लेता है और कहता है उसको तो मैं बाद में मारूंगा, लेकिन सबसे पहले अब तुम्हें हरा दिया है तो पहले तुम्हें खा लेता हूँ। लेकिन जैसे ही वो उस छोटे पिगी को मारने वाला होता है स्नोबॉल आइस के अंदर से बाहर निकल आती है और हीरो बनते हुए उसको बचाने के लिए आगे बढ़ती है। स्नोबॉल वहीं से अपनी जुबान में कुछ हिलाकर कहती है चिरप चिरप, जबकि वो छोटा पिगी भी आगे से कुछ जी जी करके उसे कहता है। स्नोबॉल इतना ज्यादा गुस्सा आ जाती है कि पहली बार इस पूरी सीरीज में स्नोबॉल अपनी पावर्स को रिलीज कर रही है और साथ ही कुछ आवाज आती है। स्पेशल स्किल को यूज करने की आवाज आती है। कोई कहता है कंटेम्पलेशन। ये आवाज सुनते ही हेलहाउंड भी हैरान हो जाता है और कहता है अभी अभी कौन बोला, किसकी आवाज थी ये। कजिन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। स्नोबॉल अपनी पावर्स को रिलीज करती है लेकिन साथ ही हेलहाउंड चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है। वो अपने पाँव के नीचे देखता है तो उसके पाँव के नीचे छोटा पिगी नहीं होता। कजिन कहता है अभी अभी क्या स्नोबॉल ने अपने किसी स्पेशल स्किल को यूज किया है। हेलहाउंड स्नोबॉल की तरफ देखता है और कहता है आहिश यहाँ
पर चल क्या रहा है? आहिर छोटा सा कॉटन बॉल मेरे पाँव के नीचे से इस पिगी को कैसे निकाल कर ले गया? हेलहाउंड कहता है इस छोटे से कॉटन बॉल की बॉडी से जो ऑरा निकल रहा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्या ये इसका कोई स्पेशल स्किल है या फिर ये इसका ब्लड लाइन टैलेंट है जो कि इसने अवेकन कर लिया है? और मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा भी महसूस हो रहा है जैसे यहाँ पर कुछ इल्यूजन क्रिएट हो रही है। मुझे लगता है कि इनके पास इल्यूजन क्रिएट करने की पावर है, वरना ये मेरी आंखों के सामने मेरे पाँव के नीचे से इस पिगी को बचाकर नहीं ले जा सकती थी। हेलहाउंड स्नोबॉल से कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम लोग अपनी इल्यूजन्स को क्रिएट करके इस हेलहाउंड को हरा सकते हो तो तुम लोग बहुत बड़ी गलती पर हो, क्योंकि इस किंग के पास अपने भी कुछ पैंतरे हैं। हेलहाउंड अपने एक स्पेशल स्किल को यूज करता है जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी के ऊपर आंखें निकल आती हैं। कसिन चिल्लाकर कहता है अब ये कौन सा सीक्रेट स्किल है? इसकी पूरी बॉडी पर बहुत सारी आंखें निकल आई हैं। मास्टर जू कहते हैं ये इसका ब्लड लाइन टैलेंट है जो कि इसने अवेकन किया है। ये सिर्फ इस एंसेस्टर डॉग की फैमिली में है। कहा जाता है कि हेल के अंदर बहुत सारी मेज हैं, यानी बहुत सारी भूल भुलैया हैं, और उन सारी भूल भुलैया को पार करना इतना भी आसान नहीं है कि हाई लेवल के हंटर्स भी वहाँ पर भटक जाते हैं। सिर्फ हेलहाउंड के पास इस तरह का स्पेशल स्किल है। इसके पास क्योंकि बहुत सारी आंखें हैं, ये दीवारों के आर पार देख सकता है और उस भूल भुलैया के अंदर अपना रास्ता बनाकर हेल के अंदर से बाहर आ जा सकता है। मास्टर जू काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं इस छोटे से कॉटन बॉल के पास बहुत सारी एबिलिटीज हैं और बहुत सारी पावर भी है। अगर हमारा हेलहाउंड इस छोटी कॉटन बॉल को खा लेता है और इसकी पावर्स को ले लेता है तो वो लेवल अप हो जाएगा, तो वो गॉड लेवल का डीमन बन जाएगा और उसके बाद हमारी फैमिली सारी जिंदगी बैठकर खाएगी, क्योंकि हमारे हाथ में एक पावर हाउस लग जाएगा और बाकी की सारी फैमिलीज वाले हमसे बहुत ज्यादा डरा करेंगे। हेलहाउंड उससे कहता है चलो फिर आ जाओ और देखते हैं तुम्हारे पास और कौन कौन सी एबिलिटीज हैं, और साथ ही वो जंप करते हुए कॉटन बॉल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन कॉटन बॉल तक पहुंचने से पहले ही कॉटन बॉल फिर से अपनी एक स्पेशल स्किल को रिलीज करती है और हेलहाउंड के दिमाग में सेम वही वर्ड्स फिर से दोहराए जाते हैं, कंटेम्पलेशन। स्नोबॉल के इस मूव को यूज करते ही जमीन के अंदर से बड़े बड़े हाथ निकलते हैं और उस हेलहाउंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेलहाउंड पीछे की तरफ जंप कर जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगा था कि मैं अपनी इन आंखों की मदद से तुम्हारे इस मूव को नहीं देख पाऊंगा? मैंने पहले से ही देख लिया था कि जमीन के अंदर से बड़े बड़े हाथ निकलने वाले हैं। मैंने तुम्हें पहले से ही बता दिया था कि मेरी इन आंखों के सामने तुम्हारा इल्यूजन मैजिक काम नहीं कर सकता। हेलहाउंड अभी हवा में अपनी तारीफें कर रहा होता है कि वो हाथ उसकी बॉडी के आर पार होना शुरू हो जाते हैं। हेलहाउंड चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ इल्यूजन से बने हुए हाथ हैं, ये मेरी बॉडी के अंदर कैसे जा सकते हैं? मेरी इतनी सारी आंखें मुझे धोखा नहीं दे सकती। अगर ये वाकई में एक इल्यूजन है तो फिर मुझे इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है? वो सामने स्नोबॉल की तरफ देखता है तो स्नोबॉल उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराती है और साथ ही हेलहाउंड एक अलग ही डायमेंशन में चला जाता है। उसके नीचे फायर होती है, फायर से बेहतर लावा कहना होगा। उस लावा के अंदर से ज़ोंबीज के हाथ निकलते हैं और उस हेलहाउंड के उस लावा के अंदर खींचने की कोशिश करते हैं। हेलहाउंड भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है आखिर ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ पर हूँ? उसी वक्त वहाँ पर कुछ ज़ोंबीज भी निकल आते हैं जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। हेलहाउंड चिल्लाकर कहता है तुम सब लोग क्या कर रहे हो? मेरे करीब मत आना। लेकिन वो सारे ज़ोंबीज आगे बढ़ते हैं और उसको कोई कंधे से काटता है और कोई उसकी टांगों पे काट रहा होता है। हेलहाउंड बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है मुझसे दूर रहो, तुम मुझे काट रहे हो, और वो चिल्ला चिल्लाकर हेल्प के लिए कह रहा होता है। लेकिन साथ ही बैटल ग्राउंड का सीन दिखाते हैं। वो हेलहाउंड बेचारा हवा में चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं होता, कोई ज़ॉम्बी नहीं होता और कोई भी हाथ उसकी बॉडी के आर पार नहीं गए होते। असल में ये सारा मैजिक उस छोटे पिगी का है जिसने शुरू से ही इल्यूजन क्रिएट की हुई थी। और हेलहाउंड जो कि कह रहा था कि मैं अपनी आंखों से किसी भी इल्यूजन को देख सकता हूँ, वो उसके इल्यूजन को शुरू से ही नहीं देख पाया। जू फैमिली के जितने भी हंटर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं वो सारे उसे इस तरह देखकर बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लगता है हेलहाउंड का इंसेस्टर पागल हो गया है, पता नहीं उस छोटे से कॉटन बॉल ने इसके ऊपर कौन सा जादू किया है, ये किस किस्म की हरकतें कर रहा है। हम लोग अपने एल्डर को फोर फादर को क्या जवाब देंगे? हंटर्स मास्टर जू से कहते हैं मास्टर जू आपको इसे जल्दी से रोकना होगा, इसी तरह चलता रहा तो हमारा इंसेस्टर डॉग पागल हो जाएगा। मास्टर जू उनकी बात सुनने के बाद कजिन से कहते हैं अपने सिटी लॉर्ड के इस छोटे पेट को रोको कि वो हमारे इंसेस्टर डॉग के साथ ऐसा मत करे, और उसका वार बीस्ट ऐसा ही करता रहा तो हमारा इंसेस्टर डॉग पागल हो जाएगा और हम इसके लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। हमारे फोर फादर तुमसे इस बात का बदला जरूर लेंगे, जल्दी से जाकर इसको रोको। अब कजिन आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता है मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हारे इंसेस्टर डॉग ने उससे बदला लेने के लिए उस पर अटैक किया और हमारी स्नोबॉल ने अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को डिफेंड किया और बदले में तुम्हारे इस इंसेस्टर डॉग को मार डाला। अब इसमें हमारी स्नोबॉल का क्या कसूर है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा इंसेस्टर डॉग ही बहुत ज्यादा कमजोर है।
मास्टर सू चिल्लाकर उसे कहते हैं, तुम बहुत बड़े कमीने हो, तुम तो वही वर्ड्स दोहरा रहे हो जो मैंने तुमसे कहे थे। कजिन स्नोबॉल और छोटे पिगी की तरफ देखता है तो वो दोनों उसके पास आ जाती हैं। स्नोबॉल अभी भी चिरप चिरप करते हुए कुछ कह रही होती है। कजिन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि स्नोबॉल ने उसे चिरप चिरप करते हुए कहा होता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। और यहीं पर 1 घंटे पहले का सीन दिखाते हैं। बिमिंग अपने हाथ में एक मैप लेकर सूसू और फोरफादर के साथ खड़ा होता है और वो प्लान को डिस्कस कर रहा होता है कि कब वो लोग रूइंस के अंदर जाने वाले हैं। उसी वक्त गूडा उसके पास भागता हुआ आता है और उसे बताता है कि इंसेस्टर डॉग ने हमारी स्नोबॉल के ऊपर अटैक कर दिया है, वो अपने बेटे की मौत का बदला ले रहा है। मैं जल्दी से भागता हुआ तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है, जल्दी से मेरे साथ चलो। बिमिंग भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फोरफादर बिमिंग से कहते हैं, मेरा इस सब से कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैंने अपने इंसेस्टर डॉग को ऐसा करने का कुछ भी नहीं कहा था और ना ही अपने बेटे जू से ऐसा करने का कहा था। अगर तुम्हारा वारपैट उसको मार भी देता है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सिर्फ एक वारपैट है। जब हम लोग इस गॉड लेवल के रूइंस को एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ से बहुत सारा खजाना मिलेगा, मैं अपने लिए वहाँ से कोई वारपैट ढूंढ लूंगा। अगर तुम चाहो तो जाकर उस इंसेस्टर डॉग को मारकर अपनी स्नोबॉल को बचा सकते हो। बिमिंग उनसे कहता है, ठीक है सब लोग वापस चले जाओ, हम लोग कल रूइंस में जाएंगे, मुझे अभी अपनी स्नोबॉल को बचाने के लिए जाना है। फिर बिमिंग वहाँ से चला जाता है। किंग सोसो फोरफादर से कहती है, आपको नहीं लगता आपके इंसेस्टर डॉग ने बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर दिया है? फोरफादर उसे कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे इंसेस्टर डॉग ने उसकी स्नोबॉल के ऊपर अटैक किया है। अगर वो उसकी स्नोबॉल को मार देता है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि उसकी स्नोबॉल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बिमिंग के साथ मिलकर वो दोनों बहुत ज्यादा अच्छी टीम बनाते हैं। एक बार मेरा इंसेस्टर डॉग इसकी स्नोबॉल को मारकर खा जाए, उसके बाद वो लेवल अप हो जाएगा और वो एक गॉड लेवल का डीमन बन जाएगा। तो कहती है, लेकिन अगर बिमिंग ने हमें उन रूइंस के अंदर ले जाने से मना कर दिया कि इस इंसेस्टर डॉग की फाइट की वजह से, तो हम लोग क्या करेंगे? फोरफादर उसे कहते हैं, हम लोगों ने नक्शा पहले से ही देख लिया है, हमें बिमिंग की जरूरत नहीं है। अगर वो हमें साथ लेकर नहीं भी जाता तो हम लोग खुद ही रूइंस के अंदर चले जाएंगे। फिर साथ ही वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 70 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।